आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 7 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब में अभी हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। तो जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचाव के लिए पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। राजस्थान में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की गई है। चलिए अब क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये जो 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जाएगी, यह विश्व बैंक की सहायता से शुरू की जाएगी, यानी विश्व बैंक इसमें मदद करेगा। यह परियोजना 10 वर्ष की परियोजना है और इस प्रोजेक्ट के तहत वायु प्रदूषण की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा और आधुनिक प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी। आपने देखा होगा कि ठंडियों में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में बहुत अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। इसके मेंबर हैं 189। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व बैंक के कितने मेंबर हैं, तो 189 मेंबर हैं। संस्थापक कौन है? जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट। तो इन दोनों लोगों के द्वारा विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। कुछ समय पहले यानी 2-3 माह पहले IQ एयर के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया था, यह रिपोर्ट जारी की गई थी। तो उसमें यह बताया गया था कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है भारत की राजधानी यानी दिल्ली। फिर दूसरे नंबर पर है ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, और तीसरे नंबर पर है दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान की कैपिटल है। तो ये 3 आप जरूर याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि दुनिया के जो सबसे प्रदूषित 50 शहर हैं उसमें से 42 शहर भारत के हैं, जो कि काफी निराशाजनक प्रदर्शन है भारत का। और इसमें जो बिहार का बेगूसराय है यह सबसे ऊपर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोग यानी करीब 96% आबादी खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में रह रही है। अच्छा, इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सबसे कम प्रदूषित राजधानी कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर है सैन जुआन, जो कि प्योर्टो रिको की राजधानी है। दूसरे नंबर पर है वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है, और तीसरे नंबर पर है कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इस रिपोर्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। हरियाणा की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? हरियाणा ने। महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच के लिए सबेरा कार्यक्रम हरियाणा में शुरू किया गया है। हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वन मित्र योजना हरियाणा में शुरू की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में टॉप पर हरियाणा रहा है, जिसमें हरियाणा ने 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। विजय हजारे ट्रॉफी 2023, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, तो इसको पहली बार हरियाणा ने जीता है। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है इसकी चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी। तो इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई थी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मई 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका सिद्धलिंगा पट्टानासिट्टी को। तो सिद्धलिंगा पट्टानासिट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को प्रदान किया गया था।
संजीव की बात करें तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया है और नीलम सरन गौर इन्हें अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। कवि हैं सिद्धलिंगा पट्टानी सेठी, तो उन्हें गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार कर्नाटक में प्रदान किया जाता है और उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहित्य, समाज और सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया होता है। और यह पुरस्कार गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है कि गुडलेप्पा हल्लीकेरी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है कर्नाटक में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2023 में यह वहीदा रहमान को दिया गया था और 2020 में यह आशा पारेख जी को दिया गया था। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2023 में यह प्रभा वर्मा को दिया गया था, उनकी रचना रौद्र सावित्कम के लिए। और 2022 में शिव शंकरी को प्रदान किया गया था, उनकी रचना शूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2023 में यह पुरस्कार पुष्पा भारती को दिया गया था, उनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए। और 2022 का यह पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, उनकी रचना पागल खाना के लिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो 2023 में डेनियल वरेन वोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया था। 2022 में यह पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया था। इसी प्रकार से गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो 2021 में यह गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। पोस्टर में हम डिस्कस करेंगे साहित्य अकादमी को। तो भारत में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, लेकिन पहली बार ये 1955 में प्रदान किए गए थे। तो जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे, उनकी एक रचना थी हिम तरंगिनी, तो उसे 1955 में हिंदी में प्रथम साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाएं वो हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान होता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई हैं? आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। तो भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स, तो वो तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई हैं। ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर बात हुई है टेसी थॉमस की। तो टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, उसी प्रकार से टेसी थॉमस को भारत में मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। संतोष यादव एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं। अगला नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति का, तो ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय हैं। तो भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी हैं बुच बिलमोर। तो इन दोनों को अभी हाल ही में नासा के स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो अब इन्हें कहां पर भेजा गया होगा? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर इन दोनों एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है। इनकी लॉन्चिंग की गई थी स्टार लाइनर मिशन के तहत 5 जून 2024 को। ये 6 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे, वहां कुछ दिनों तक रहेंगे, फिर से वापस धरती पर आएंगे। बात करें अगर हम सुनीता विलियम्स की, तो यह नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। तो पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम है दीपक पांड्या, जो कि अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, और इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में। 2006 और 2012 में, यानी कि इससे पहले वो 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भर चुकी हैं। तो पहली बार वो 2006 में अंतरिक्ष में गई थी, दूसरी बार 2012 में, और अब 2024 में ये अंतरिक्ष में गई हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, जो कि अमेरिका में है। इसके प्रशासक हैं विल नेल्सन और यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा, इसके लिए नासा योजना बना रहा है। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा स्पेस मिशन कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था। तो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। तो ये दोनों मिलकर के एक उपग्रह बना रहे हैं, इसका नाम है निसार। अच्छा, इसरो की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना होती 15 अगस्त 1969 को और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा भारत में। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया AFC महिला एशिया 2026 की मेजबानी करेगा। इटली G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा और रूस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। तो 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी इंडिया में। इंडिया 42 साल बाद इस बैठक की मेजबानी करेगा। 2025 में इस बैठक का आयोजन 8 से 10 जून तक किया जाएगा और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाना है। इससे पहले भारत 1958 और 1983 में भी इस बैठक को आयोजित कर चुका है। भारत में 2025 में ये इसकी जो वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी, इसकी मेजबानी इंडिगो कंपनी के द्वारा की जाएगी। अभी हाल ही में 80वीं IATA वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। अभी हाल ही में 80वीं IATA वार्षिक बैठक आयोजित की गई है दुबई UAE में। अच्छा, हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की यानी IATA की। तो इसका गठन हुआ था 19 अप्रैल 1945 को। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके सदस्य हैं 120 और दुनिया भर की जितनी भी एयरलाइन है उनके मुद्दों को उठाने का काम किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 दुबई UAE में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 बेल्जियम में। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में। 19वां NAM शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में। विंग्स इंडिया 2024 एयर शो हैदराबाद में। जलवायु शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में और 7वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ओलेग कोनोनेंको। तो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। तो उनके अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे हो गए हैं। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो रस कुक, जिन्हें हार्डेस्ट गीजर के नाम से जाना जाता है, तो यह पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं और एड ड्वाइट अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। ये 90 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में अंतरिक्ष में गए थे पर्यटक के तौर पर। इनका संबंध अमेरिका से है। तो ओलेग कोनोनेंको का संबंध रूस से है और इनके स्पेस में 1000 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इनके जो 1000 दिन है ये अलग अलग समय पर पूरे हुए हैं, यानी वो अलग अलग समय पर अंतरिक्ष में गए हैं तब उनके 1000 दिन पूरे हुए हैं स्पेस में। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पडाल्का के नाम था, जो 878 दिन स्पेस में रहे हैं। अंतरिक्ष में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं यूरी गॉगरिन, जो कि 1961 में गए थे अंतरिक्ष में सोवियत संघ के द्वारा। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश कौन है? रूस। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि 1957 में रूस के द्वारा भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग कौन है? लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि 1963 में सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में कहां
जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा रोहतक में। तो हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख भवन डिस्कस कर लेते हैं। तो नौसेना भवन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। चोल भवन नेवल वॉर कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया है। पटसन भवन कोलकाता में। कौशल भवन नई दिल्ली में। नया संसद भवन नई दिल्ली में। विदेश भवन मुंबई में। उड़ान भवन सफदरजंग हवाई अड्डे में जो कि दिल्ली में है। और जीएसटी भवन अगरतला त्रिपुरा में। और जनगणना भवन नई दिल्ली में बनाया गया है। यानी जीएसटी भवन अलग अलग शहरों में बनाए गए हैं, तो हरियाणा में रोहतक में बनाया गया है। जीएसटी की बात करें तो इसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है या वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में जो जीएसटी लागू है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए भारत में विजय केलकर समिति बनाई गई थी, इसी के सिफारिश पर जीएसटी लागू की गई है। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू की गई थी, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। जीएसटी अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। 122वां संविधान संशोधन लाया गया था जीएसटी के लिए। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी में 5 प्रकार की दरें होती हैं, 8%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो हिटमैन के नाम से जाने जाने वाले रोहित शर्मा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। विराट कोहली का नाम आया है, तो विराट कोहली आईपीएल मैच में सबसे ज्यादा 8 शतक लगाने वाले क्रिकेटर बने हैं। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ये नामीबिया के क्रिकेटर हैं, तो इनके नाम T20 में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 33 गेंद में 100 रन बनाए थे। हर्षल पटेल की बात करें तो इन्हें आईपीएल 2024 में पर्पल कैप दी गई है। तो रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले भारतीय कप्तान हैं। रोहित शर्मा T20 और वनडे इंटरनेशनल मैच में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाबर आजम के बाद T20 इंटरनेशनल मैच में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के किन खिलाड़ियों ने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने 600, क्रिस गेल ने 553, शाहिद अफरीदी ने 524, ब्रेंडन मैकुलम ने 432 और मार्टिन गुप्टिल ने 367 छक्के लगाए हैं। बूस्टर में हम डिस्कस करेंगे आईपीएल 2024 को। तो आईपीएल 2024 का खिताब जीता है केकेआर ने और सनराइजर हैदराबाद को हरा करके जीता है। और आपको याद रखना है कि आईपीएल 2024 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। और इसका प्रशासक कौन था? बीसीसीआई। कितने मैच खेले गए थे? 74। याद रखिएगा कि 2024 में आईपीएल का 17वां संस्करण आयोजित किया गया था। आईपीएल 2024 के अवार्ड विनर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑरेंज कैप विराट कोहली, पर्पल कैप हर्षल पटेल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुनील नारायण, फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क, फाइनल स्ट्राइकर ऑफ द मैच वेंकटेश अय्यर। 2024 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है नीतीश कुमार रेड्डी को। और 2024 फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है सनराइजर हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा वॉल्वो कार्स कंपनी के द्वारा। तो वॉल्वो कार्स कंपनी ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा वॉल्वो कार्स कंपनी के द्वारा। सबसे पहले आपको समझना है कि ये बैटरी पासपोर्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जाने वाली जो बैटरी होती है उसका सारा डाटा किसमें होता है? बैटरी पासपोर्ट में होता है। यानी बैटरी पासपोर्ट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जाने वाली बैटरी की संरचना और वो बैटरी किन किन सामग्री से बनी है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, यानी किस देश में ये बनाई गई है, ये सारी जानकारी बैटरी पासपोर्ट में होती है। दोस्तों, जो यूरोपीय यूनियन है उसने लक्ष्य भी रखा है कि वो 2027 तक
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी पासपोर्ट अनिवार्य कर देंगे। भारत एवं दुनिया में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरू की गई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी के द्वारा चलाई गई है। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चाइना के द्वारा। दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल जापान के द्वारा। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई से मुंबई के बीच शुरू की गई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि में शुरू की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है। और भारत के पहले हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रक बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इबू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में स्थित है इबू ज्वालामुखी, तो उसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। अमेरिका की बात करें तो मोना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में है। और पिटोन डेस नेगेस ये फ्रांस में है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। 6 जून 2024 को इंडोनेशिया के इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और इबू ज्वालामुखी से 1200 मीटर यानी कि लगभग 4000 फीट तक ऊंची ज्वालामुखी राख निकली है, यानी बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है इस ज्वालामुखी में। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे माउंट कोटोपैक्सी, ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है, ये इक्वेडोर में है। माउंट एटना इटली में। और स्ट्रामबोली इटली में। और विसुवियस इटली में। डैमबंद ईरान में। कोह सुल्तान ईरान में। फ्यूजियामा जापान में। मोनोलोवा हवाई द्वीप अमेरिका में। किलीमंजारो है तंजानिया में। इसके अलावा कटमई अलास्का में। और एलबुर्ज जॉर्जिया में। माउंट रेनियर अमेरिका में। और चिम्बारेजी इक्वेडोर में। पोप म्यांमार में। और माउंट ताल फिलीपींस में। ओल्ड फैथफुल टेम्पोरा इंडोनेशिया में। और कैमरून पश्चिमी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इसका पेरू। तो पेरू देश की जो केंद्रीय बैंक है उसने अभी हाल ही में भारत की एनपीसीआई के साथ यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन डिस्कस करें अगर हम, तो श्रीलंका की बात आई है, तो श्रीलंका में अभी हाल ही में फोन पे ने यूपीआई शुरू किया है। फ्रांस के एफिल टावर में यूपीआई सिस्टम शुरू किया गया है। और नामीबिया की बात आई है तो एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। और यह तत्काल भुगतान सेवा है, यानी इसमें तुरंत भुगतान किया जाता है। पेरू की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। कैपिटल इसकी लीमा है। और करेंसी है नुइबो सोल। राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआर्टे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप पेरू की लोकेशन यहां पर देख सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? शंकर लालवानी। ओडिशा विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला है। इसने कितनी सीटें जीती हैं? 78। किसी हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? कृष्ण प्रकाश को। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई। 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर कौन उभरा है? नीदरलैंड ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती हैं? तेलुगु देशम पार्टी। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने किस देश के डिजाइन स्कूल रूबिका के साथ समझौता किया है? फ्रांस। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल। इसके जनरल नॉलेज के पिटारे में हम दुनिया के 10 सबसे बड़े ग्लेशियर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ये अंटार्कटिका में है और ये 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। हर्वर्ड ग्लेशियर ये अमेरिका में है। और फेडचेंको ग्लेशियर ये तजाकिस्तान में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान में। और वियाको ग्लेशियर पाकिस्तान में। ब्रूग्रैन ग्लेशियर ये चिली में है। और बाल्टोरो ग्लेशियर पाकिस्तान में। दक्षिण इनीलाचेक ग्लेशियर ये किर्गिस्तान और चाइना में है। दोस्टेडल ग्लेशियर ये नॉर्वे में है। और वटुरा ग्लेशियर ये पाकिस्तान में है। करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर
न्यूटन बताया हुआ है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नायब सिंह सैनी किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ऐप का।